नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देखेंगे आज जीएस मॉक टेस्ट 14। आप लोग रक्षाबंधन की त्यौहार में इतना बिजी हो गए कि क्लास लेना ही बंद कर दिए। ये मुख्य सेविका की परीक्षा और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं। इनमें आपके यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पूछे गए सभी विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं उनको रखा जाता है। तो आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए जीएस मॉक टेस्ट 14 आज आपके सामने है। इसके अलावा हिंदी के मॉक टेस्ट भी आपके लगातार हो रहे हैं। उन सभी मॉक टेस्ट को हजारों लोगों ने देखा है। जीएस के भी जो पहले 13 मॉक टेस्ट हुए उनको भी हजारों लोगं ने देखा है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिए और अपने प्रश्नों को मजबूत कर लीजिए। जब आप प्रश्न देखेंगे परीक्षा में आए हुए तो उनसे आपकी तैयारी मजबूत होगी और निरंतरता आपकी पढ़ाई में बनी रहेगी। आपको पता चलेगा कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो जीएस मॉक टेस्ट 14 आज आपका होगा। और आज मैंने सुबह आपको जैन धर्म पढ़ाया, इससे पहले आपको मैंने बुद्ध धर्म पढ़ाया था। तो इन दोनों क्लासेस को आपको जरूर देखना है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता ही है। इन दो चैप्टर से आपका 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो इन दोनों वीडियोज़ को आप जल्दी से अच्छे से देख लीजिए और हो सके तो उनके नोट्स भी बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और मैं जो प्रश्न पूछा करूं आपको वीडियो के दौरान उनके भी जवाब दिया करिए। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज मैं आपकी वीडियो जो मुख्य सेविका से रिलेटेड वीडियो है, आपकी सिलेबस का डिस्कशन जो मैंने किया है, पूरे आपके डाउट आज क्लियर हो जाएंगे, उसका वीडियो भी मैंने बना लिया है। वो मैं आपको रात को 7 बजे अपलोड कर दूंगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। हर प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न सभी विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो इसके अलावा आपका एक छोटी सी जानकारी और है आपके लिए, उसके बाद मैं आपका सीधे मॉक टेस्ट शुरू कर दूंगा। तो मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच आपका चल रहा है जिसकी फीस मात्र 300 रुपये है। बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच, ठीक है। इस पर आपको जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करना है। इसमें आपको सभी क्लासेस की PDF मिलेंगी और सभी नोट्स आपको PDF के रूप में मिलेंगे। 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा उसके बाद आपको 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आपको पता चल सके कि पेपर कैसा आ रहा है और किस स्तर के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिंक मांगेंगे तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा बैच है, मात्र 300 रुपये में आप इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस मॉक टेस्ट 14। आज का आपका पहला प्रश्न है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? बताइए, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी आपका तिलक और अरविंद घोष। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है कमेंट करके जरूर बताएं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, या तिलक और लाला लाजपत राय, या तिलक और बिपिन चंद्र पाल, या तिलक और अरविंद घोष। यूपी ट्रिपल एस सी PET 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने PET का फॉर्म भी भरा है तो सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इन 2 लोगों ने 2 होम रूल लीग शुरू की थी। तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक ने तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। तो तिलक ने कौन कौन से पत्र निकाले? मराठा और केसरी निकाला। और एनी बेसेंट ने कौन कौन से निकाले? कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। किसने? एनी बेसेंट ने। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट के बारे में आप एक जानकारी और ले लेंगे यहाँ से, जो काफ़ी अक्सर महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है।
एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। दोनों में फर्क है, आप समझिए। एनी बेसेंट 1917 में प्रथम अध्यक्ष बनी थी महिला के रूप में कांग्रेस की, और तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, जबकि सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में, प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। आपको कन्फ्यूजन रहता है लगातार, तो आज आप कन्फ्यूजन इसको दूर कर लीजिए कि एनी बेसेंट जो प्रथम महिला थी वो प्रथम महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष, लेकिन जो सरोजिनी नायडू थी प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? ऑप्शन ए लियाकत अली खान, ऑप्शन बी सर सैयद अली खान, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आजाद या बदरुद्दीन तैयब जी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कनिष्ठ सहायक 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरे का डी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज थे जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सन 1887 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। 1887 में दो साल बाद ही जो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुसलमान जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। गांधी जी ने सिर्फ एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता की, वो 1924 में बेलगाम जो कर्नाटक में स्थित है। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आपकी पूरी तैयारी मजबूती से होती जाएगी। बस लगातार पढ़ते रहिए। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो को लाइक करना है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बंगाल विभाजन 1905 किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी अरविन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बंगाल का विभाजन 1905 किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी अरविन। यह राज्य मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बंगाल का विभाजन 1905 में किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कौन वायसराय था ब्रिटिश का? तीसरे का आपका बी सही हो जाएगा, कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में हुआ। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किस लिए? हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने के लिए, क्योंकि उस समय हिंदू और मुसलमान एक हो रहे थे। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बाबरनामा या बाबर, ऑप्शन बी शाहजहांनामा या मोहम्मद ताहिर, ऑप्शन सी हुमायूंनामा या हुमायूं, ऑप्शन डी तुजुक या जहांगीरी या जहांगीर। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बाबरनामा या बाबर, ऑप्शन डी शाहजहांनामा या मोहम्मद ताहिर, ऑप्शन सी हुमायूंनामा या हुमायूं, ऑप्शन डी तुजुक या जहांगीरी या जहांगीर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो चौथे का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें सी, हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा है, बाकी सब सही सुमेलित है। तो इसका सही सुमेलित क्या है? बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखा था, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखा था, हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है हुमायूंनामा को? गुलबदन बेगम ने। और तुजुक ए जहांगीरी को जहांगीर ने लिखा है। किसने? तुजुक ए जहांगीरी को जहांगीर ने लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? ये यूपी ट्रिपल एससी जेईई की परीक्षा 2016
जो भर्ती थी उसका 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? ऑप्शन ए शिवराव, ऑप्शन बी दामोदर राव, ऑप्शन सी बाजीराव, ऑप्शन डी गंगाधर राव। बताइए। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल और उस पर चल रही है आपकी जीएस मॉक टेस्ट की 14वीं क्लास। तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ था? शिवराम या दामोदर राव या बाजीराव या गंगाधर राव। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इनमें से पहले 3 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल भी सही नहीं है, तो 5वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव से हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1842 में 40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहां पर हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म? काशी में हुआ था, वाराणसी में, आज के समय से वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो आपका क्या याद रखना है, इनका विवाह कब हुआ ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। सन नहीं याद रखना है, इनकी उम्र नहीं याद रखनी, आपको बस ये रखना है याद, रानी लक्ष्मी का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। नेवालकर नाम का था उनका पूरा नाम, गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। वह झांसी के तत्कालीन महाराजा थे, इतना आपको याद रखना है। फिर आपको एक लाइन और याद रखनी है ये कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी या अब की वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी? तो इनका प्रश्न कई परीक्षाओं में यूपीएससी द्वारा पूछा गया है। यह इनका फेवरेट क्वेश्चन है और आपकी महिला भर्ती है तो आपकी परीक्षा में भी, मुख्य सेविका की मैं बात कर रहा हूं, उसमें भी यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। यह यूपीएससी वालों का फेवरेट प्रश्न है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी? बताइए। ऑप्शन ए, क्या कस्तूरबा गांधी थी, क्या बीका जी कामा थी, क्या सरोजनी नायडू थी, या बेगम हजरत महल थी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, छठे का, बेगम हजरत महल। ये 2015 में राजस्व लेखपाल की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। कहां से भाग लिया था? लखनऊ से। इन्हें महक परी भी कहा जाता है। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। इन्हें महक परी भी कहा जाता था और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में इन्होंने लखनऊ से भाग लिया था। किसने? बेगम हजरत महल ने। आपका अगला प्रश्न है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? बताइए। आज सुबह ही मैंने आपको जैन धर्म में पढ़ाया है, महावीर स्वामी और जैन धर्म के वीडियो में, हिस्ट्री की 5वीं क्लास में मैंने आज सुबह ये प्रश्न आपको पढ़ाया है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये आता होगा। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ए ऑप्शन महावीर, बी ऑप्शन ऋषभ देव, सी आपका पारसनाथ, डी आपका पद्मनाथ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? महावीर, ऋषभ, पारसनाथ या पद्मनाथ? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋषभ देव इनका पूरा नाम था, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले ऋषभ देव थे, दूसरे अजितनाथ थे, 22वें अरिष्टनेमी थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी स्वयं थे। तो ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में तथा अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म के महात्माओं को उपाधि तीर्थंकर है। अगला प्रश्न है आपका, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन सेवें राष्ट्रपति थे? देखिए ये थोड़ा उस टाइम प्रेजेंट टेंस में पूछा गया था, वर्तमान काल में थे की जगह पे है था, लेकिन इसको मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया प्रश्न, क्योंकि अब आपके राष्ट्रपति बदल गए हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें 18 लिखा और थे कैसे कर दिया आपने। ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, बस मैंने इसको पास्ट का जो प्रश्न है उसको, ठीक है, इसका काल बदल दिया है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से में राष्ट्रपति थे? 16वें थे क्या 14वें थे क्या 12वें थे क्या 11वें थे? तो 8वें का आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। ठीक है, 14वें राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद, भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। तो आपको आज कमेंट करके बताना है कि भारत में
सुशासन दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ठीक है, सुशासन दिवस भारत में कितनी तारीख को और किसकी जन्म जयंती पर मनाया जाता है? फिर से एक बार प्रश्न सही सुने, भारत में सुशासन दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अब समझ लेते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक था। अब वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी शपथ ले चुकी हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन है? आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? बताइए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी वित्त आयोग, सी प्रधानमंत्री, डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राष्ट्रपति, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है यूडीए एलडीए में। तो संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। संसद का खर्च नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, इसको कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है, हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। ठीक है, का पद एक ऐसा संवैधानिक पद निकाय है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने वित्त प्रशासन में व्यय एवं संसदीय उत्तराधित्व, संघीय पर्यवेक्षण तथा विशेषज्ञ प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। संविधान निर्माताओं ने कैग को प्रहरी की भूमिका सौंपी है। तो कैग को कौन सी भूमिका सौंपी है? प्रहरी की। जो खर्चा होगा उसकी प्रहरी कौन बनेगा? जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है वो बनेगा। कैग का पद अनुच्छेद 148 तक के तहत बनाया गया है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद जो है वो अनुच्छेद 148 के तहत है। आपका अगला प्रश्न है 10वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 46। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10वें का बी, अनुच्छेद 40। यह आपका यूपीएससी पीटी 2024 में पूछा हुआ 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। 24 तारीख को हुआ था पेपर। तो देख लीजिए आप अनुच्छेदों को एक बार। ये सभी नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद हैं और ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान के भाग 4 में इनका विवरण दिया गया है। तो राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद 40 को आप याद कर लीजिए, ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, ठीक है, जिसको आप लागू करने की बात कर रहे हैं। अभी यह सिर्फ आपके गोवा राज्य में लागू है और उत्तराखंड में भी लागू करने की तैयारियां चल रही हैं। अनुच्छेद 46 में समाज के कमजोर वर्ग SC ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना किसमें है? अनुच्छेद 46 में है। क्लियर है आपको? पूरी तरीके से क्लियर रखिए एक एक बात और अच्छे से पढ़िए ताकि सफलता आपके कदम चूमे, आप सफलता के पीछे ना घूमे। ठीक है, ऐसी मेहनत करिए कि सफलता आपके कदम चूमे, आप सफलता के पीछे ना घूमे। तो प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? ए भारतीय नागरिकता, बी भारत में भाषाएं, सी भारतीय राज्यों की सीमाएं, डी बच्चों के लिए शिक्षा। बताइए कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ABCD में लोअर एग्जाम 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ये आपका।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की नागरिकता। जो 5 से 11 अनुच्छेद दिए हैं भाग 2 में, ये भारत की नागरिकता से जुड़े हुए हैं। भारत की नागरिकता संविधान के भाग 2 में अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये भी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको नहीं आती हैं तो इन्हें जरूर नोट कर लिया करिए। एक कॉपी आप बनाइए मॉक टेस्ट की। जो जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उन्हें जरूर नोट किया करिए। इससे क्या होगा, आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और जब आप दोबारा रिवीजन करने पढ़ेंगे बैठेंगे तो आप वही प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, तो संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो कौन सा अधिनियम है नागरिकता का? 1955। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार की होती है। एक तो जन्म से, दूसरी वंश और परंपरा से, और पंजीकरण से, और चौथी देशीकरण से, और 5वीं भूमि के अर्जन द्वारा। तो नागरिकता किस प्रकार से मिलती है? 5 प्रकार से मिलती है। पहली तो जन्म से मिलती है, दूसरी वंश और परंपरा से मिलती है, तीसरी पंजीकरण से मिलती है, चौथी देशीकरण से मिलती है, और 5वीं भूमि के अर्जन द्वारा मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? बताइए। नामची सिक्किम में, या चूरू राजस्थान में, या मासिन राम मेघालय में, या चंबा हिमाचल प्रदेश में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सभी प्रश्न आपकी विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखा करिए। आपके लिए हर प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? ABCD में इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 12वें का C आपका सही हो जाएगा, मासिन राम मेघालय में। तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है, जो लगभग आपकी 11,872 मिलीमीटर या बराबर 464 इंच तक हो जाती है। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? बताइए, किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, या पीली क्रांति? बताइए। तो तिलहनों के उत्पादन से जुड़ी हुई कौन सी क्रांति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 13वें का D, पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति आपका बिल्कुल सही है, जो तिलहन से जुड़ी है। हरित क्रांति आपकी गेहूं के उत्पादन से जुड़ी हुई थी, खाद्यान्न उत्पादन से, आप सीधे सीधे समझ लीजिए। श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई थी। तो लोअर प्रथम में यह पूछा गया था। ठीक है, तो हरित क्रांति का संबंध आपका खाद्यान्न उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, और स्वर्ण क्रांति का संबंध आपका बागवानी से है, तथा पीली क्रांति आपकी तिलहनों से संबंधित है। ठीक है, आज आपको प्रश्न का क्या जवाब देना है कि भारत में सुशासन दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ये आपका आज का प्रश्न है, इसे आप नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की गारंटी है। वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? बताइए, वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? जिसे GST भी आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका 14वें का C, 3 घटकों में विभाजित किया गया है। UPSC जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो GST एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। GST को निम्नलिखित 3 घटकों में विभाजित किया गया है। तो कब लागू की GST भारत में? 1 जुलाई 2017 से। तो CGST, इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है। किसके द्वारा? CGST के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा। SGST जो होती है आपकी S, ठीक है, CGST, ठीक है, और ये आपकी SGST होती है। इसमें लिखते नहीं बनता, फिर भी मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं। तो ये SGST होती है, वो CSGST होती है। ठीक है, CGST होती है। तो इसके तहत राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। फिर आ जाते हैं IGST पर। तो ये आपकी IGST ऐसे I बनती है, I का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है इंटर स्टेट। तो इसके तहत अंतरराज्यीय व्यापार, जैसे आपका उत्तर प्रदेश से कोई सामान मध्य प्रदेश गया, तो इस पर जो टैक्स लगाएगी वो केंद्र सरकार लगाएगी, IGST। उसका जो मिलेगा फायदा वो केंद्र सरकार को मिलेगा, राज्य सरकारों को नहीं मिलेगा।
निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों के असमय पकाने के लिए किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? ए प्रोपीन, बी एथिलीन, सी मेथिलीन, डी एथेन इथेन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये आपका यूपीट्रिपलसी लोअर मेंस 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? तो 15वें का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एथिलीन का। किसका? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड से मुक्त है। एसिटिलीन गैस और एथेफोन का प्रयोग व्यावसायिक रूप से फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है। लॉरिल अल्कोहल का प्रयोग केले को पकाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। केले को किससे पकाया जाता है? लॉरिल अल्कोहल से। अगला प्रश्न है आपका 16वां, अंगूर की खेती करने का या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 16वां प्रश्न है आपका, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके विटी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, हार्टिकल्चर। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा एबीसीडी में? 16वें का आपका सही हो जाएगा ए, विटी कल्चर आपका बिल्कुल सही है। तो अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अंगूर एक बलवर्धक एवं सौंदर्यवर्धक फल है। ठीक है, आप अगर किशमिश को भिंगाकर डेली खाएंगे, रात को भिंगा दें और सुबह खाएं, तो आपका चेहरा थोड़ा साफ हो जाएगा, आपका स्किन का रंग साफ होने लगेगा। ये किशमिश या अंगूर को सुखा के किशमिश या मुनक्का बनता है, ये उसकी खासियत होती है। इससे आपका ब्लड प्योर होता है, ब्लड शुद्ध होता है, उससे आपकी स्किन पर चमक आने लगती है। क्या खाने से? किशमिश भिंगाकर खाने से। इसीलिए अंगूर को बलवर्धक एवं सौंदर्यवर्धक कहते हैं। मछली पालन पीसी कल्चर कहते हैं। रेशम के कीटों के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। और बागवानी किसको कहते हैं? हार्टिकल्चर। तो बागवानी करने को हार्टिकल्चर कहते हैं। इन नामों को आप याद रखिएगा, यहां से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, रेशम के कीटों के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं और बागवानी को हार्टिकल्चर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? यह आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, साइंस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर देख लें, वहाँ से भी प्रश्न आएंगे। और ये आपके मुख्य सेविका के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाल पोषण में जो आपको खाना पीना होता है उसमें विटामिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इससे जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आज मैं सिलेबस का पूरा डिस्कशन करूँगा, शाम को 7 बजे वीडियो आपका अपलोड होगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। विटामिन सी या विटामिन के या विटामिन डी या विटामिन ए, बताइए बस जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? लोअर एग्जाम 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 17 का आपका सही हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील है, इसलिए आप अगर जब इसको सब्जियों को ज़्यादा देर पानी से धुल देते हैं तो उसका विटामिन सी निकल जाता है। उबालने से विटामिन सी आपका जल जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी को ऐसे ही आप कच्चा खाएंगे तभी आपके शरीर को मिलेगा। विटामिन का आविष्कार सी फंक ने वर्ष 1911 में किया था। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरे बसा में घुलनशील। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन ए डी ई के ये आपके बसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए डी की किस में घुलनशील होते हैं? बसा में। ठीक है, विटामिन ए डी ई के आपके बसा में घुलनशील होते हैं, ये याद रखिएगा, आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? बताइए कौन सा भोजन आपका शक्ति तुरंत प्रदान करता है? लोअर प्रथम 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। 18वां प्रश्न है आपका, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी मक्खन, सी विटामिन, डी ग्लूकोज। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका 18वें का डी। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो आपको तुरंत शक्ति प्रदान करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। जब भी आपको कमजोरी महसूस हो रही हो और अगर आपको जुकाम ना हो, ठीक है, या खांसी और जुकाम ना हो आपको, और आपको डायबिटीज़ भी ना हो, तो आप तुरंत चीनी और नमक का घोल बनाइए, वो ग्लूकोज की तरह काम करेगा। जैसे आपकी दादी बताती होंगी, अगर आपने कभी दादी से बचपन में रहे हो, अगर आपका बैकग्राउंड गांव से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर ये चीज़ें की जाती हैं
कि जब आप किसी की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं तो उसको नमक पानी चीनी का घोल दिया जाता है ताकि तुरंत ताकत आपके शरीर को मिलती रहे। तो ग्लूकोज सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसके कारण यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिका के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह जल में घुलनशील होता है। यह काजू, अंगूर व अन्य फलों में जड़ों में जैसे चुकंदर की जड़ों में भोज्य पदार्थों के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, अगर आप फ्रूटी भी पी लेंगे ना, अगर आपको कमजोरी फील हो रही हो तो भी आपको वही फायदा मिलेगा जो ग्लूकोज पीकर मिलता है, क्योंकि फ्रूटी में होगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज टूट के बाद में ग्लूकोज ही बना लेगा शरीर। कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है, बताइए। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है या आउटपुट है या सॉफ्टवेयर है या स्टोरेज है? जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है, बताइए। तो माउस से क्या करते हैं हम? संदेश कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं ना। जिन चीज़ों से हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं वो इनपुट हो गया, और जिन चीज़ों से हम कंप्यूटर से चीज़ें बाहर लेके आते हैं वो आउटपुट हो गया। इतना डिफरेंस आप कर लेंगे तो इनपुट आउटपुट में अंतर आपको पता चल जाएगा। और ये चीज़ें आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप देखा करिए इनपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर माउस की किस प्रकार की डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? माउस है आपकी, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है और ओसीआर है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर का फुल फॉर्म होता है। तो ये सब आपकी क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस क्या है? आपका मॉनिटर है, वीडियो है, स्पीकर है, प्रिंटर है। आप जो ब्लूटूथ हेडसेट यूज करते हैं ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। और इसके अलावा जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य में के रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं, बताइए। ये उत्तर प्रदेश जीके से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? ऑप्शन ए छोलिया, ऑप्शन बी छाऊ, ऑप्शन सी चरकुला, ऑप्शन डी दुनहल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? राज्य मंडी परिषद 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो इसका सही ऑप्शन आपका है इसमें चरकुला। 20 का सी बिल्कुल सही है। इसमें स्त्रियां क्या करती हैं? सिर पर तेल का दीपक रखती हैं और उसको रखकर डांस करती हैं। चरकुला नृत्य जिसे कहते हैं। ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा से जुड़े चरकुला लोक नृत्य में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य मुख्यतः ब्रज यानी कि मथुरा क्षेत्रवासियों के द्वारा किया जाता है। ब्रज में आपका वृंदावन भी आ जाता है। ठीक है, तो ब्रज के क्षेत्र में ये किया जाता है, मथुरा में। चरकुला उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा से जुड़े चरकुला लोक नृत्य में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती है। बिल्कुल क्लियर है आपको? तो ये रहे आपके 20 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका आज का प्रश्न भी है, आपका आज का प्रश्न है कि जो सुशासन दिवस है वो कितनी तारीख को और किसकी जयंती पर मनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुशासन दिवस आपका मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच, कोर्स फीस मात्र 300 रुपए है। मुख्य सेविका गरिमा नाम है इस बैच का। इससे जुड़ने के लिए आप QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप अपनी गरिमा को बढ़ाना चाहते हैं, इस नौकरी को पाकर अपने समाज में, अपने परिवार में अपनी इज्जत, अपनी गरिमा को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैच से जरूर जुड़िए। आपको बहुत फायदा मिलेगा मात्र 300 रुपए में। और ये फीस अभी है मात्र 300 रुपए। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा इसकी फीस बढ़ने वाली है। तो और जानकारी आपको पूरी दी जा चुकी है। तो जीएस मॉक टेस्ट में आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे जो प्रश्न पूछा है कि सुशासन दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है वो भी बताइएगा। आज शाम को मैं आपको जो आपका सिलेबस है मुख्य सेविका का उससे जुड़े डाउट दूर करूंगा। 7 बजे वो वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी जरूर देखिएगा। और लगातार देखते रहिए, जब भी देखें वीडियो पूरा देखें। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।